हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं पूर्णिमा सिंह। आप सभी का स्वागत करती हूं कॉमर्स एट ईच क्लासेस में। सो गाइस, आप सभी को पता है हमारा सीयूईटी का एग्जाम आने वाला है और यहाँ पर हम उससे रिलेटेड प्रैक्टिस कर रहे हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज की। और आज हमारे सीयूईटी के सिलेबस की यूनिट 2 की प्रैक्टिस आज हम करने वाले हैं, जिसमें हम करेंगे कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिमांड से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और इन सभी क्वेश्चंस के साथ विद एक्सप्लेनेशन में आपको हर टॉपिक को क्लियर करवा रही हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो किसी भी तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, आप इजीली उसको टैकल कर पाएंगे। ओके, तो बिना देर करे स्टार्ट करते हैं हमारी कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिमांड से रिलेटेड क्वेश्चंस को। तो देखिए, सबसे पहले हम अपना सिलेबस देख लेते हैं कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिमांड का, कि इस यूनिट में से आपसे क्या क्या पूछा जाएगा। तो बेसिकली आपसे इसमें कंज्यूमर इक्विलिब्रियम से रिलेटेड एमसीक्यूज पूछे जाएंगे, जिसमें 1 और 2 कम्युनिटी रिलेटेड केसेस होंगे। ठीक है। और जो आपका डिमांड का चैप्टर है उसमें मार्केट डिमांड, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, डिमांड कर्व, डिमांड की मूवमेंट, शिफ्ट्स, ये सारे क्वेश्चंस होंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जिसमें तीनों मेथड से रिलेटेड एमसीक्यूज आपके आ सकते हैं। परसेंटेज, टोटल एक्सपेंडिचर एंड ज्योमेट्रिक मेथड, इनके फॉर्मूले पूछे जा सकते हैं आपसे कि इनके फॉर्मूले क्या हैं, या इनसे रिलेटेड थ्योरी पार्ट भी आ सकता है आपका। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिमांड का आपका टोटल 6 से 7 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। तो ये यूनिट आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट हो जाती है, क्योंकि इसमें से सबसे ज्यादा एमसीक्यूज आपसे पूछे जाने वाले हैं। ठीक है। तो कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिमांड के यूनिट को अच्छे से करके जाइएगा। कोई भी क्वेश्चन आपका स्किप नहीं होना चाहिए, किसी भी तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आज हम इसी यूनिट के क्वेश्चंस को कवर करेंगे, किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे और कौन कौन से कॉन्सेप्ट है जो आपको इसके साथ करने हैं, वो सब यहाँ पर मैं आपको कराने वाली हूँ। ठीक है। तो चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि जितने भी नोटिफिकेशन है रिलेटेड टू सीयूईटी वो सभी आपको इजीली अवेलेबल हो जाएं। ठीक है। तो ये है हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, हु प्रपोज्ड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ऑफ चेंज इन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ऑफ चेंज इन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम किसने दिया था? ऑप्शन ए, हिग्स एंड एलन, ऑप्शन बी बॉल्डिंग, ऑप्शन सी मार्शल एंड ऑप्शन डी चम्पेटर्स। तो इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो जब आपने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढ़ा होगा तो आपने ये भी देखा होगा कौन सा इफेक्ट कौन से इकोनॉमिस्ट ने दिया है, कौन सी थ्योरी कौन से इकोनॉमिस्ट ने दी है। तो ये सारे बेसिक क्वेश्चन जो आपकी बुक से होते हैं वो सारे पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। तो देखिए, ऑप्शन देखिए ध्यान से और आंसर दीजिए। हम चलते हैं अपने करेक्ट आंसर की तरफ। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, हिग्स एंड एलन। तो हिग्स एंड एलन ने सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के बारे में बताया। ठीक है। तो ये याद रखिएगा, हिग्स एंड एलन जुड़े हुए हैं हमारे सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट चेंज इन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम से। ओके, तो ये ग्राफ है आपका सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का। सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, आपको दो प्रोडक्ट दी होती है जो कि सिमिलर होती है। ठीक है, सब्स्टिट्यूट होना किसी भी चीज का। अब यहाँ पर दो एग्जांपल दे रखे हैं आपको, पेप्सी एंड कोका कोला। तो दोनों एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट है। अगर किसी कंज्यूमर को कोका कोला चाहिए बट कोका कोला अवेलेबल नहीं है शॉप पर, तो वो पेप्सी से अपना काम चला सकता है, क्योंकि जो पेप्सी है वो सब्स्टिट्यूट है कोका कोला का। ठीक है। लाइक टी एंड कॉफी, ये भी एक दूसरे का सब्स्टिट्यूट है। ठीक है। तो कंज्यूमर कॉफी से सेटिस्फाई हो सकता है। ठीक है। अगर कॉफी नहीं है तो टी से सेटिस्फाई हो सकता है कंज्यूमर। ठीक है। तो ये एक दूसरे के क्या हुए, सब्स्टिट्यूट हुए। समझ आया सब्स्टिट्यूट क्या होते हैं? और ये थ्योरी हिग्स एंड एलन ने दी है। तो यहाँ पर ये ग्राफ भी आपका सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को दिखा रहा है, जो कि पेप्सी एंड कोका कोला को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, यहाँ पर दो आईसी कर्व बन रहे हैं, IC1 एंड IC2, इंडिफरेंस कर्व 1 एंड इंडिफरेंस कर्व 2। और इस पॉइंट पे सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट आपको शो हो रहा है। ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कौन सा इफेक्ट किसने दिया है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या होता है ये भी समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज गॉसन्स फर्स्ट लॉ। तो क्वेश्चन आपसे गॉसन्स का फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, ये दोनों लॉज के बारे में पूछ सकता है। तो पहला लॉ कौन सा है और दूसरा लॉ कौन सा है आपको पता होना चाहिए। तो गॉसन्स का फर्स्ट लॉ कौन सा है? ऑप्शन ए, द लॉ ऑफ इंडिफरेंस, ऑप्शन बी, द लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम मार्जिनल यूटिलिटी, ऑप्शन सी, लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ऑप्शन डी, द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी। सो विच वन इज करेक्ट? गॉसन्स का फर्स्ट लॉ कौन सा है? आई होप आप सभी को पता होगा। वीडियो पोस्ट करके आंसर दीजिए। इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन डी, द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी। डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी गॉसन्स का फर्स्ट लॉ है। ठीक है, क्लियर। अभी आगे चलकर हम सेकंड लॉ के बारे में पढ़ेंगे।
प्रीवियस जो क्वेश्चन पेपर्स हैं आपके सीयूईटी के, बहुत ही इजी क्वेश्चंस उसमें आए हैं, तो हम इतना ज्यादा टिपिकल लेवल पर नहीं जाएंगे, इजीएस्ट वे में अपना सारा कवर करेंगे सिलेबस। ओके, सो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, गॉसन्स का फर्स्ट लॉ, इसके बारे में थोड़ा सा अगर आपको पढ़ना हो तो आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि इसमें एजम्पशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की इनमें से कौन सी एजम्पशन है। जल्दी से एक रीडिंग कर लेते हैं इसकी। Other things remaining the same, when a person takes successive unit of a commodity, the marginal utility diminishes constantly. तो जो marginal utility होती है वो constantly diminish होने लग जाती है जब एक ही particular unit को कोई person consume कर रहा हो तो, ठीक है। So marginal utility of commodity diminishes as the consumer gets larger quantities of it. यानी एक से ज्यादा, यानी कि सेटिस्फेक्शन लेवल जो है उसका वो बहुत ज्यादा हो गया है, क्योंकि कंज्यूमर ने पहले एक यूनिट कंज्यूम की, फिर दो की, फिर तीन की, फिर चार की, फिर पांच की, एंड सो ऑन, बहुत सारी यूनिट्स कंज्यूम कर ली, लाइक 10 कर ली मान लीजिए, ठीक है। तो अगर पहली जो यूनिट थी उसमें तो उसका जो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन था वो लिमिटेड था, ठीक है, बट जब वो 10 यूनिट्स कंज्यूम कर लेता है तो जो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन होगा वो बहुत ज्यादा हो जाता है, तो उस वजह से जो मार्जिनल यूटिलिटी है हमारी वो डिमिनिश हो जाती है, ठीक है। तो ज्यादा क्वांटिटीज कंज्यूम करने की वजह से मार्जिनल यूटिलिटी हमारी क्या हो गई, डिमिनिश हो गई। क्लियर। और ये मार्जिनल यूटिलिटी का हमारा फॉर्मूला है चेंज इन टोटल यूटिलिटी रिजल्टिंग फ्रॉम 1 यूनिट चेंज इन द कंजप्शन ऑफ अ कमोडिटी पर यूनिट ऑफ टाइम। अब assumption देख लीजिए लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की। इट इज assumed that utility can be measured and a consumer can express his satisfaction in quantitative terms such as 1 2 3 etc. जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, ठीक है, 1 2 3 4, मतलब उस लेवल में जो कंटिन्यूअसली क्वांटिटेटिव टर्म्स में कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा है, उस वजह से जो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है वो ज्यादा हो जाता है, ठीक है। कंज्यूमर कैन एक्सप्रेस हिज सेटिस्फेक्शन इन क्वांटिटेटिव टर्म 1 2 3 एक्सेट्रा। Consumption of reasonable quantity, continuous consumption, monetary measurement of utility, no change in quantity। मैंने आपको बोला कि सिमिलर क्वांटिटी का कंजप्शन हो रहा है, ठीक है, किसी एक ही प्रोडक्ट का, लाइक बर्गर, तो एक बर्गर खाया, दो बर्गर खाया, चार खाए, पांच खाए, तो उससे क्या होगा, मार्जिनल यूटिलिटी जो होगी कमोडिटी की वो डिमिनिश हो जाएगी, जस्ट बिकॉज ऑफ नो चेंज इन क्वांटिटी। क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं किया कि बर्गर की जगह वो पिज्जा को कंज्यूम करे, तो ऐसा नहीं है, वो बर्गर को ही कॉन्टिन्यूसली कंज्यूम करे जा रहा है, ठीक है। रैशनल कंज्यूमर, इसलिए उसे रैशनल कंज्यूमर बोलेंगे क्योंकि वो एक सिमिलर प्रोडक्ट का कंजप्शन कर रहा है। एमयू ऑफ मनी रिमेन्स कांस्टेंट, जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है वो भी कांस्टेंट है। इंडिपेंडेंट यूटिलिटीज एंड फिक्स्ड इनकम प्राइस। क्लियर। तो सारी ये है हमारी एजम्पशन लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की, ठीक है। तो हो सकता है आपसे ये एजम्पशन पूछा जाए कि ये किसकी एजम्पशंस हैं, तो आप बता सकते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की। तो इसमें एक और बात आपको याद रखनी है, जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है वो गॉसन्स का फर्स्ट लॉ है। क्लियर। आगे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन, Professor Gossens has talked about two psychological law of consumption, one which is law of diminishing marginal utility, the second law is known as, तो अभी मैंने आपको बताया कि हमने अभी DMU पढ़ा, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जो कि गॉसन्स का फर्स्ट लॉ था। अब सेकंड लॉ बताइए, सेकंड लॉ कौन सा है प्रोफेसर गॉसन का। ऑप्शन ए लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, ऑप्शन बी लॉ ऑफ इक्वी प्रोडक्ट, ऑप्शन सी थ्योरी ऑफ इंडिफरेंस कर्व, ऑप्शन डी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। So which one is correct? So option A is correct. Law of equimarginal utility, यानी equal marginal utility होना, ठीक है। ये है हमारा क्वेश्चन का सेकेंड लॉ। This law point out how a consumer get maximum satisfaction out of given expenditure on different goods। तो maximum satisfaction किस तरीके से एक कंज्यूमर को मिलेगी, ये लॉ इस चीज को शो करता है। The law states that in order to get maximum satisfaction, consumer should spend his limited income on different commodity। डिफरेंट कमोडिटीज में लिमिटेड इनकम को अपना स्पेंड करता है कंज्यूमर, जिससे कि जितना भी वो अपना लास्ट रुपी जो है वो स्पेंड करे तो उसको इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी मिले, ठीक है, हर कमोडिटी पे, चाहे वो बर्गर कंज्यूम करे चाहे वो पिज्जा कंज्यूम करे, बट उसको इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी मिले। क्लियर। तो उसे बोलते हैं हम लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। तो डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी समझ आया, जब एक ही सिमिलर प्रोडक्ट को 5-6 बार जब वो कंज्यूम करता है तो वो हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी हो जाता है, क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी उस वक्त डिमिनिश हो जाती है, ठीक है। और जब अगर बर्गर एंड पिज्जा दो चॉइसेस है उसके पास और उन दोनों के लिए इक्वल रुपीज स्पेंड कर रहा है अपना, तो उस केस में लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी होगा।
क्लियर? दोनों लॉज अच्छे से क्लियर हो गए? नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 अगेन मार्जिनल यूटिलिटी का क्वेश्चन है। मार्जिनल यूटिलिटी कर्व इज ऑलवेज, क्योंकि इसमें हम पूरा मार्जिनल यूटिलिटी को कवर कर लेंगे कंज्यूमर बिहेवियर वाले चैप्टर में, क्योंकि 6 से 7 क्वेश्चन आने हैं, तो किसी भी तरीके का क्वेश्चन आ सकता है। तो यहाँ पर हम हर टॉपिक को ब्रीफली समझ रहे हैं। तो डिमिनिशिंग मार्जिनल समझ लिया, इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी समझ लिया, अब मार्जिनल यूटिलिटी का कर्व कैसा होता है ये बताइए। ऑप्शन ए राइजिंग, ऑप्शन बी फॉलिंग, ऑप्शन सी पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ऑप्शन डी पैरेलल टू वाई एक्सिस। वीडियो पोस्ट करके आंसर दीजिए। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी फॉलिंग। एमयू जो होता है हमारा मार्जिनल यूटिलिटी का कर्व, वो हमेशा फॉलिंग होता है, क्योंकि देखिए यहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी एंड टोटल यूटिलिटी दोनों ग्राफ दिखा रखे हैं। टोटल यूटिलिटी अपवर्ड होता है, फिर वो मैक्सिमम होता है, फिर डाउन होता है, ठीक है। तो पहले टीयू इंक्रीज हुआ, फिर उसके बाद वो मैक्सिमम हुआ, और मैक्सिमम होने के बाद वो डिमिनिश हो गया, ठीक है, डाउनवर्ड स्लोप हो गया। बट जो हमारा मार्जिनल यूटिलिटी होता है वो डाउनवर्ड ही होता है, ठीक है। क्लियर हुआ? तो इसलिए वो फॉलिंग होगा। तो याद रखिएगा एमयू का कर्व कैसा होता है। कर्व से रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, तो बिल्कुल भी इन इजी क्वेश्चंस को भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि जितने भी इजी क्वेश्चन होते हैं वो आपको अच्छा स्कोर दिलाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 अ कंज्यूमर रीचेस इक्विलिब्रियम एट पॉइंट वेयर। तो कंज्यूमर कब इक्विलिब्रियम पॉइंट पर आएगा? ऑप्शन ए mu is equals to p, जब मार्जिनल यूटिलिटी प्राइस के इक्वल होगी तब, या मार्जिनल यूटिलिटी इज लेस देन प्राइस, या मार्जिनल यूटिलिटी इज ग्रेटर देन प्राइस, या टोटल यूटिलिटी इज इक्वल्स टू प्राइस। तो कब कंज्यूमर रिच होगा इक्विलिब्रियम पॉइंट पे? सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए mu इज इक्वल्स टू p। जब मार्जिनल यूटिलिटी प्राइस के इक्वल होती है तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट पे पहुंचता है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 6 at the saturation point of commodity X the marginal utility is। saturation point क्या होता है, और जो commodity X होती है वो saturation point पे अगर पहुंच गई है तो mu क्या होगा हमारा? mu हमारा पॉजिटिव होगा, जीरो होगा, नेगेटिव होगा, या नन ऑफ दिस, विच वन इज करेक्ट? सो इस सिचुएशन में जो हमारा मार्जिनल यूटिलिटी होगा वो जीरो होगा जब saturation point पे पहुंचेंगे तो, ठीक है। एक्सप्लेन करते हैं इन दोनों क्वेश्चंस को। तो कंज्यूमर जब इक्विलिब्रियम पॉइंट पे होता है उस वक्त एमयू हमारा इक्वल होता है प्राइस के। सो एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसकी। अ कंज्यूमर अचीव इक्विलिब्रियम, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे तब पहुंचता है जब हमारी मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल होती है हमारे प्राइस के, ठीक है। तो देखिए मार्जिनल यूटिलिटी प्राइस के इक्वल होती है उस समय कंज्यूमर हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट पे पहुंच जाता है, और जैसे ही हम इक्विलिब्रियम पॉइंट पे पहुंच जाते हैं तो हमारी जो सेटिस्फेक्शन होती है इन टर्म्स ऑफ मनी वो कम हो जाती है प्राइस से, ठीक है। तो इस वजह से उस टाइम के बाद कंज्यूमर स्टॉप बाइंग द कमोडिटी एनीमोर, उसके बाद कंज्यूमर कमोडिटी को परचेज करना बंद कर देता है। तो इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आपको हमेशा याद रखना है जो हमारा मार्जिनल यूटिलिटी होगा वो प्राइस के इक्वल होगा, यानी हमें उतनी सेम सेटिस्फेक्शन मिल रही होगी जितना हमें प्राइस पे करना पड़ रहा है, ठीक है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सैचुरेशन पॉइंट का था जिसमें mu हमारा जीरो हो रहा है। तो हमारा मार्जिनल यूटिलिटी जीरो क्यों हो रहा है? एट द सैचुरेशन पॉइंट ऑफ कमोडिटी x द mu टिपिकली डिमिनिशेस और बिकम जीरो। जो मार्जिनल यूटिलिटी होती है वो डिमिनिश होना शुरू कर देती है, फॉल हो जाती है। कब? सैचुरेशन पॉइंट के बाद। तो आप इसका अगर ग्राफ देखेंगे तो आपको पता चलेगा जैसे ही हमारा जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो सैचुरेशन पॉइंट पे पहुंच जाता है उसके बाद वो डाउनफॉल हो जाता है और जीरो तक पहुंच जाता है, ठीक है। दिस मीन्स दैट कंज्यूमिंग मोर ऑफ कमोडिटी एक्स, तो कमोडिटी एक्स को बार बार कंज्यूम करने की वजह से जो सेटिस्फेक्शन लेवल होता है एक कंज्यूमर का वो कम हो जाता है, ठीक है। तो वो सैचुरेशन पॉइंट से आगे पहुंच जाता है जिस वजह से वो जीरो हो जाता है। क्लियर हो रहा है? तो जब हम एक ही कमोडिटी को बार बार कंज्यूम करेंगे तो उससे क्या होगा, हमारा जो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है वो फुलफिल हो जाएगा। उसके बाद वो जो हमारी सेटिस्फेक्शन लेवल फुलफिल हो चुका है उसके बाद हमारे जो यूटिलिटी है वो डिमिनिश हो जाएगी। उसके बाद हम उसे खाना बंद कर देंगे। जब हमने 5 से 10 सिमिलर बर्गर खा लिए हैं उसके बाद क्या हम और खा पाएंगे? नहीं खा पाएंगे। तो उसकी वजह से हमारा जो कंजप्शन का लेवल है वो कम हो जाएगा। अब हम एक या दो ही ज्यादा खा पाएंगे,
5, 6, 10 ऐसे नहीं खा पाएंगे, ठीक है ना। बल्कि एक पॉइंट आता है जिसके बाद हम खाना ही बंद कर देंगे कि ठीक है बस अब सेटिस्फाइड हो गए, अब और ज्यादा नहीं खा सकते। तो इस वजह से एमयू जो होगा वो 0 हो जाएगा। क्लियर हो रहा है? ये जस्ट एग्जाम्पल है जिसके थ्रू आप इजिली मार्जिनल यूटिलिटी को समझ पाए और सैचुरेशन पॉइंट को समझ पाए कि एक पॉइंट के बाद वो डिमिनिश करना क्यों शुरू कर देता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, मार्जिनल यूटिलिटी अप्रोच वाज प्रोपाउंडेड बाय। सो एमयू हम इतनी देर से पढ़े जा रहे हैं, अब हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि मार्जिनल यूटिलिटी की अप्रोच किसने दी थी, किसकी वजह से हम ये पढ़ रहे हैं। तो ये अप्रोच किसने दी थी? ऑप्शन ए जे.आर. हेक्स, ऑप्शन बी अल्फ्रेड मार्शल, ऑप्शन सी जे.एस. मिल, ऑप्शन डी ए.सी. पिगो। सो विच वन इज करेक्ट? तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन बी करेक्ट है, अल्फ्रेड मार्शल। अल्फ्रेड मार्शल ने हमारी मार्जिनल यूटिलिटी अप्रोच दी थी। ठीक है, याद रहेगा सबको। जब हमने इतना मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में पढ़ा तो हमें पता भी तो होना चाहिए उसके पीछे हाथ किसका है, तो उसके पीछे हाथ है अल्फ्रेड मार्शल का। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, मार्जिनल यूटिलिटी हैज नो प्लेस इन अ ऑर्डिनल थ्योरी बिकॉज इट इज। हमने दो थ्योरीज पढ़ी हैं, ऑर्डिनल थ्योरी और कार्डिनल थ्योरी। तो इनमें डिफरेंस आई होप आप सभी को पता होगा, ऑर्डिनल क्या होता है, कार्डिनल क्या होता है। तो पहले अभी हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि मार्जिनल यूटिलिटी हैज नो प्लेस इन ऑर्डिनल थ्योरी। क्यों ऑर्डिनल थ्योरी में मार्जिनल यूटिलिटी का कोई प्लेस नहीं है? बिकॉज इट इज, ऑप्शन ए एडिटिव, ऑप्शन बी सब्जेक्टिव, ऑप्शन सी इंट्रोस्पेक्टिव, ऑप्शन डी नॉट ऑब्जर्वेबल। सो विच वन इज करेक्ट? क्यों मार्जिनल यूटिलिटी का प्लेस ऑर्डिनल थ्योरी में नहीं है? बिकॉज इट इज एडिटिव, दैट्स व्हाई मार्जिनल यूटिलिटी का प्लेस ऑर्डिनल थ्योरी में नहीं है। क्लियर? तो दोनों ही बहुत इजी क्वेश्चन थे, आई होप अच्छे से समझ आए हो। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, इफ अ कंज्यूमर कंज्यूम 3 कमोडिटी एक्स वाई जेड with a given income and price, satisfaction will be maximum when। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है सेटिस्फेक्शन आपको कब मिलेगी, तो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन कब मिलेगी? 3 कमोडिटी दे रखी है आपको एक्स वाई जेड, तो एक्स वाई जेड तीनों कमोडिटीज में सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम कब होगी? ऑप्शन ए mu x अपॉन में पी एक्स इज इक्वल टू mu y अपॉन में पी वाई इज इक्वल टू mu z अपॉन में पी जेड। तो ये मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस है एक्स कमोडिटी के, ये मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस है कमोडिटी y के, और ये मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस है कमोडिटी z के। ठीक है, तो सभी ऑप्शन देखिए आप एक बार और बताइए कौन सा इनमें से करेक्ट है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन ए करेक्ट क्यों है? क्योंकि जो हमारी कमोडिटी एक्स वाई और जेड हमारे को 3 कमोडिटी दे रखी है, उसमें मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन कब होगी? जब वो तीनों एक दूसरे के इक्वल होंगी कमोडिटीज। ठीक है, तो कमोडिटीज की मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल हुई एक दूसरे के, उसके साथ साथ उसके प्राइस भी एक दूसरे के इक्वल होंगे। ठीक है, तो mu x अपॉन में पी एक्स, mu y अपॉन में पी वाई एंड mu z अपॉन में पी जेड, तो तीनों कमोडिटी एक दूसरे के इक्वल होगी, उस टाइम पे सेटिस्फेक्शन जो होगी हमारी वो मैक्सिमम होगी। क्लियर? तो याद रखिएगा सेटिस्फेक्शन विल बी मैक्सिमम व्हेन mu x इज इक्वल्स टू mu y इज इक्वल्स टू mu z अपॉन में px, py एंड pz। क्लियर? तो याद रखिएगा कि क्वेश्चन आपसे हर टाइप का ऑप्शन रख देगा और आप यहाँ पर आके कंफ्यूज हो सकते हैं क्योंकि ऑप्शन सारे सिमिलर लगेंगे आपको, बट आपको अपने आंसर किस तरीके से देखना है ये ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आपको ध्यान देना है कि सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम कब होगी? जब तीनों कमोडिटीज हैं। तो आपको इस तरीके से ध्यान देना है कि एक्स और वाई और जेड तीनों इस तरीके से सीरीज में हो। ठीक है, देखिए थोड़ा समझते हैं इसे। इफ अ कंज्यूमर बाय 3 commodities such as x, y, z, then the condition of equilibrium will be simply marginal utility of money or mu of money। marginal utility of money जो होगी वो 0 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि mu x, mu y, mu z तीनों एक दूसरे के इक्वल है, तो mu money माइनस mu money। ओके, therefore to be in equilibrium the marginal utility of the last rupee spent on each good is the same। तो जो भी लास्ट रुपी स्पेंट होगा, ठीक है, वो क्या होगा? सेम होगा। अभी पीछे अभी हमने समझा था मार्जिनल यूटिलिटी जब हम पढ़ रहे थे। एंड नेक्स्ट, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड्स फॉल्स एज मोर ऑफ इट्स कंज्यूम। तो जब ज्यादा कंज्यूम कर लिया जाता है किसी एक सिमिलर कमोडिटी को, या 3 कमोडिटी एक्स वाई जेड जो हमें दी हैं उनको, तो हमारा जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो क्या हो जाता है? फॉल हो जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये दो कंडीशंस है हमारी इक्विलिब्रियम की, लास्ट रुपी स्पेंट
goods is the same and marginal utility of goods falls as more of it is consumed. ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम करेंगे तो marginal utility of goods fall हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, डिमिनिश हो जाएगी. क्लियर? एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा. इन केस ऑफ टू गुड्स, दो गुड्स का, अभी हमने तीन गुड्स का पढ़ा एक्स वाई जेड का, अब दो गुड्स की बात कर रहे हैं. फॉलोइंग यूटिलिटी अप्रोच, अ कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम. अगेन आपसे इक्विलिब्रियम का पूछ रहे हैं कि कंज्यूमर कब इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगा, जब मार्जिनल यूटिलिटी हमारी दो गुड्स के बीच की मार्जिनल यूटिलिटी की बात कर रहा हो. तो देखिए अभी हम करके आए हैं, तीन का केस करके आए हैं, तो दो का तो आप इजिली बता देंगे. तो आंसर दीजिए कौन सा इनमें से करेक्ट है. सभी ऑप्शंस को ध्यान से देखिएगा, फिर आप करेक्ट आंसर पर इजीली पहुंच जाएंगे, क्योंकि अभी हमने तीन कमोडिटी का करा, अब हम दो कमोडिटीज का कर रहे हैं. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. MUX अपॉन में PX इज इक्वल टू MUY अपॉन में PY, क्योंकि यहाँ पर हमने दो कमोडिटी ले ली है X एंड Y. ठीक है, तो X एंड Y लिया है, तो इस वजह से MUX अपॉन में PX इज इक्वल टू MUY अपॉन में PY. Marginal utility of commodity X upon में price of commodity X, marginal utility of commodity Y upon में price of commodity Y. क्लियर? तो ये था हमारा दो केसेस का. तो ये एक बार आप रीड कर सकते हैं, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू कमोडिटीज. इसमें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है सब कुछ. इसमें हमारा लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम, मार्जिनल यूटिलिटी भी मैंने आपको क्लियर कर रखा है. तो ये हमारे दो केसेस को डिफाइन कर रहा है. तो मैंने अभी पीछे सबको समझाई दिया आपको, एक बार इसकी रीडिंग भी आप कर लीजिएगा. तो इसी के साथ हमारा आज का पार्ट 1 कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिमांड का कंप्लीट होता है. अब नेक्स्ट क्लास में हम इसी से रिलेटेड और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, जिसके साथ साथ आपके बाकी के कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो जाएंगे. तो क्वेश्चन आपसे CUET में कहीं से भी पूछ लिया जाए, आपको सभी आंसर्स सभी क्वेश्चंस के आने चाहिए. ठीक है, तो सभी आएंगे भी अगर आप कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से क्लियर रखेंगे अपने. तो ठीक है, तो अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि जितने भी आपको नोटिफिकेशन है वो इजीली मिल जाए. और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए. और अगर आप कमेंट करके बताएंगे कि वीडियो आपको पसंद आ रही है, कंटेंट आपको पसंद आ रहा है, तो मैं इस पर आगे वीडियोस बनाऊंगी. अदरवाइज मैं CUET से रिलेटेड क्लासेस को अब आगे कंटिन्यू नहीं करूंगी. तो अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा आता है तो मैं डेफिनेटली इसको कंटिन्यू करूंगी सीरीज को. फिर यूनिट वाइज हम सारे MCQs कवर कर लेंगे अपने. ठीक है, तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा क्लास आपको कैसी लग रही है, ताकि मैं भी आपके लिए नेक्स्ट वीडियो जल्दी से लेकर आऊं. ठीक है, तो इसी तरह पढ़ेंगे और करेंगे अपने टारगेट को अचीव. बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स.